नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा रेशियो का सेकंड क्लास होने वाला है। आप लोगों को पहला क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और अगर किसी प्रकार की कोई भी पहले क्लास में कोई भी शिकायत हो, कोई भी कंप्लेन हो तो बिल्कुल आप हमें बताइएगा। कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो बिल्कुल हमें इन्फॉर्म करिएगा। हम आपको उस चीज़ को दोबारा से समझाएंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। वैसे मुझे जैसा कि लगता है आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई कंप्लेन है तो बिल्कुल बता सकता है। ठीक है, फिलहाल आज हम अपना सेकंड क्लास शुरू करने वाले हैं और वो बहुत मन से आप लोगों को इस सेकंड क्लास को भी पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ। देखिएगा सर, आज हम लोग फिर से रेशियो के सेकेंड टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से भाई समझिएगा, बड़ा आपको बढ़िया चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक, तो आपको देखिएगा कल मैंने अनुपात के बहुत से सिंप्लीफिकेशन के टाइप पढ़ाए थे। आज भी उसी सिंप्लीफिकेशन को ही आगे कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा आज फिर से सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है, थोड़ा सा उसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। अब क्या सिंप्लीफिकेशन में और क्या बचा हुआ है, आज मैं थोड़ा सा आपको समानुपात के बारे में बताने वाला हूँ। समानुपात क्या होता है, कल भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। क्या मैंने बोला था कि जब वहाँ पे समानुपात शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो इसको अगर तोड़ दें तो समान प्लस अनुपात। कहने का मतलब जब दो अनुपात आपस में समान होते हैं तो वहाँ पे कौन सा सिद्धांत काम करता है? समानुपाती सिद्धांत काम करता है। ये बात आपको अच्छी तरीके से कल भी मैंने समझाई थी और आज मैं क्लास को शुरू करने के पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो देखो, इस समानुपात का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं आपके सामने लिख दूँ A अनुपात B बराबर C अनुपात D, तो आप इस घटना को समानुपात बोलोगे। और समानुपात का निशान आप लोगों को पता है कि समानुपात को इंडिकेट कैसे करते हैं या दिखाते कैसे हैं। तो ये चार, मतलब दो रेशियो अगर पैरेलल बना दिए जाएं, एक दूसरे के साथ बना दिए जाएं, तो वो समानुपाती चिन्ह बन जाता है। ठीक, और आप समानुपात की जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हो? इक्वल भी इस्तेमाल कर सकते हो। बातें आपको समझ आ रही होंगी ना? चलो भाई, बहुत अच्छा है। तो आज देखते हैं कि क्या समानुपात में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ समझिएगा और अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो बिल्कुल रिपीट करवाइएगा। ठीक है, चलो देखो सर, आज मैं समानुपात से कुछ सिद्धांत लेके आया हूँ। क्या सिद्धांत लेके आया हूँ? एक एक सिद्धांत हम समझेंगे। सबसे पहला सिद्धांत, वैसे समानुपात में जो अगर सिद्धांतों की बात करें तो बहुत सिद्धांत, कम से कम 13 से 14 या 15 सिद्धांत इसके बनाए गए, लेकिन हम लोगों को सारे सिद्धांत तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सिद्धांत हमें काम करेंगे उनको हम तैयार कर लेंगे। और कुछ इतने बेसिक सिद्धांत हैं कि हम अपने डेली रूटीन में उनको रोज़ यूज करते हैं, लेकिन उनको यूज कर लेते हैं लेकिन बस जानते नहीं हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उनको आपको जनाने के लिए टाइम बर्बाद करूं। आप कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बस वही काफ़ी है। कर लेना ही पर्याप्त है आपके लिए। फिलहाल जो आप नहीं कर पाते हैं, जिनका आपके एग्जाम में डायरेक्ट यूज किया जाता है, जिन शब्दों का यूज किया जाता है, वो चीज़ समझिएगा। देखिए, सबसे पहला अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं प्रथमानुपात। फर्स्ट क्या बोलते हैं? प्रथमानुपात। अगर मान लो किसी सवाल में आपके सामने लिख दिया जाए कि प्रथमा अनुपात ज्ञात करो, तो क्या कोई इमेज आ रही है आपके दिमाग पे? बिल्कुल नहीं आ रही होगी। एक आध लोगों को भले आ रही हो, लेकिन बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं आ रही होगी। ठीक, फर्स्ट प्रपोजिशन इंग्लिश में बोलते हैं। अब बताओ, अब कोई इमेज आई? नहीं आई होगी। ठीक, जिनको आ गई अच्छी बात, जिनको नहीं आई कोई बात नहीं। अब देखो कैसे आप फर्स्ट प्रपोजिशन मतलब प्रथमा अनुपात बताते हो, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने 3 नंबर ABC लिखता हूँ। ठीक, 3 नंबर कोई ABC लिख दिया हूँ और मैं आपसे यहाँ पे अगर प्रथमा अनुपात पूछूंगा तो प्रथमा अनुपात का मतलब होता है कि सबसे फर्स्ट नंबर यहाँ पे गायब है, कोई फर्स्ट नंबर यहाँ पर गायब है। तो इस फर्स्ट नंबर की ही जानकारी प्रथमा अनुपात कहलाता है। तो ये नंबर आप थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? X मान लो। क्या मान लो? X मान लो। अब आप क्या करो, इन चारों के बीच संबंध स्थापित करो। तो X अनुपात A बराबर B अनुपात C। ठीक, ऐसे लिखा। अब ये बताओ, एक समानुपाती विभाजन का सिद्धांत काम करेगा। अंदर वालों का गुणा बाहर वालों के गुणा के बराबर होगा। बाहर वालों का गुणा क्या होगा? XC बराबर
ए बी। तो बताओ x बराबर क्या होगा, ए बी अपॉन सी। मगर अगर आपसे कभी भी इस तरीके का कोई प्रथमानुपात पूछ दिया जाता है तो आप लोग निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहाँ पर, अगर कोई तीन नंबर आपसे दिए जाएं और मैं आपसे उन 3 नंबर में पूछूं कि आप प्रथमानुपात ज्ञात करो। प्रथमानुपात निकालने का मतलब ये होता है कि पहले दोनों का गुणा करके लास्ट वाले का क्या देना है, भाग देना है। तरीका क्लियर है, मतलब पहले दोनों का गुणा करके लास्ट वाले का भाग देना है। लॉजिक क्लियर हुआ, समझ आया। अब ये आपको इतना ही समझ आया जितना मैंने यहाँ पे लिखा है। अब पेपर में कैसे अप्लाई करोगे वो भी समझ लो, तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। चलो देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, एग्जांपल में क्या रखा है, 8,5,2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात करो। इंग्लिश वाले समझ लें, फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ज्ञात करो। ठीक, तो किस तरीके से आप इसको निकालेंगे देखिएगा भैया, बहुत आराम से समझिएगा। अभी अभी क्या बताए थे, ए बी अपॉन में क्या, सी। तो 8 पंचे 40 बटे सी कितना है 2.5। मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट हटा दें दोस्त तो यहाँ पर एक 10 आ जाएगा। बताओ 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। बताओ दोस्त 8 दूनी कितना आया 16। मतलब इसका जो प्रथमानुपात है वो कितना है दोस्त, 16 है। बताइए सब लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। तो अगर कभी भी इस तरीके का कोई प्रथमानुपाती सवाल आपसे पूछ दिया जाता है तो आप एग्ज़ाम में उसको सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, मतलब एकदम क्लियर है। ठीक, अब देखो इसी प्रथमानुपात से एक सवाल एक बार परीक्षा में पूछा गया और इतना ज़बरदस्त सवाल पूछा गया कि लड़के वहाँ पे एग्ज़ाम में लगा ही नहीं पाए। अब ना लगा पाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि उन्हें जानकारी नहीं सही थी। अगर उन्हें जानकारी सही होती तो वो तुरंत सवाल का एकदम सही आंसर दे पाते। बहुत से लोगों को पहले तो यही नहीं पता था कि प्रथमानुपात निकाला कैसे जाता है। फिर कई लोग अगर सवाल का फार्मूला भी जान रहे होते तो भी सवाल को हल नहीं कर पाने का कारण अभी आपको समझ में आएगा। प्रश्न में दिया गया था a² + a+1 a - 1 a³ - 1 का प्रथमानुपात ज्ञात करो। देखो भाई कैसे बताएंगे, बहुत आराम से समझिए सर, मज़ा आएगा सर। ये हो गया हमारा a, ये b, ये अपॉन c। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस आराम से क्या करना है, इन दोनों का गुणा करके इसका भाग देना है। सॉल्व करो जरा इसको, इन दोनों का गुणा करो तो a² + a+1 अगले ब्रैकेट में a - 1 और अपॉन a³ - 1। समझ आया कि नहीं आया। अब बहुत से लोग यहाँ पे सवाल को यहीं पे रोक देते हैं, अभी ये सवाल का सॉल्यूशन नहीं हुआ। आप ज़रा गौर से देखो, अगर आप गौर से देखो तो ये बेटा फार्मूला लिखा है a² + ab + b²। ठीक, इसको स्क्वायर लगा सकते हो, यहाँ पे इनटू में 1 लिख सकते हो, और यह क्या लिखा है a - 1। मतलब ये बन गया a³ - 1 का क्यूब। 1 का क्यूब करोगे तो 1 रह जाएगा और अपॉन में क्या लिख दो a³ - 1। इससे ये कट के बताओ वापस क्या आ गया 1। तो इस तरीके का अगर आपके सामने कोई सवाल आ जाएगा तो आप किस तरीके से इसका आंसर निकालोगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बताइए सर किसी प्रकार की कोई शिकायत है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। अब देखो जिन लोगों को ये नहीं पता है उन लोगों के लिए समस्या है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ भैया, आप काहे दुखी हो रहे हो। a³ - b³ बराबर होता है a - b और अगले ब्रैकेट में a² + ab + b²। ठीक है, अब देखो शकल मिलाने की कोशिश करो, शायद मैच कर जाए। अगर मैच कर जाएगी तो सवाल भी समझ में आ जाएगा। खैर किसी प्रकार की प्रथमानुपात में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। प्रथमानुपात के सवाल में क्या करना है, पहले दोनों का गुणा करके लास्ट वाले से केवल क्या देना है, भाग देना है। समझ गए भैया, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा दूसरा अनुपात शुरू करते हैं। ठीक, देखो जो चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जा रही हैं और जो आपके एग्जाम में इस समय प्रेजेंट टाइम में नया है वो सारा सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगा
और जब आगे कुछ एग्जाम में अपडेट होगा तो फिर से पढ़ा दूंगा आगे, समझ गए। अभी जितना है उस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देते हैं। अब देखिएगा सेकंड सिद्धांत क्या आता है, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक, या मिड प्रोपोर्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक। तो मध्यानुपाती के लिए क्या है भैया, वहाँ पे 2 नंबर आपको पहले से दिए होंगे एग्जाम में, जब आप जाएंगे तो 2 नंबर पहले से दिए होंगे, ए और बी। अब एक बात बताओ, तुम खुद से सोच लो, अगर कोई मिड की वैल्यू पूछ रहा है तो इन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू आप मान लो, सपोज करो x मान लिया, ठीक। अब इनमें रिलेशन कैसे बैठाओगे वो समझो। रिलेशन बैठाने का तरीका ये है कि a अनुपात x इक्वल x अनुपात b, ठीक। पहले का मिड से जो अनुपात है, मिड वाले का दूसरे से वही अनुपात है, और नियम क्या है, अंदर वालों का गुणा बाहर वालों के गुणा के क्या है, बराबर, मतलब x स्क्वायर बराबर AB। तो x बराबर क्या आएगा, अंडर रूट AB। तो किस तरीके से दोस्तों ये सवाल लगाया जाएगा, आपको समझ आ रहा है, क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा इससे आपके एग्जाम में जो सवाल बने या सवाल बनते हैं वो बताते हैं, और जो सवाल एग्जाम में पूछे गए उन पे भी थोड़ी चर्चा हो जाती है, समझिएगा सर। मध्यानुपाती का फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं को अंडर रूट में लिखना है, समझ गए। अब देखो सवाल क्या बने, देखो मध्यानुपाती से भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कुछ बेसिक सवाल पूछे गए हैं, कुछ कभी कभी अच्छे लेवल के भी सवाल पूछ देता है। तो कैसे भी सवाल आपसे पूछे आप आंसर देंगे सर। देखो सर, सबसे पहला सवाल तो बड़ा अच्छा दिख रहा है यहाँ पे यार, क्या कह रखे हैं, 3 व 192 का मध्यानुपाती ज्ञात करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, अंडर रूट, यहाँ पे देखो ये यार वर्ग नहीं है, तो आप ऐसा करो इसमें से 3 का इसमें गुणा कर दो, थोड़ी देर के लिए गुणा कर लो, तो 3 का गुणा करोगे तो 3 3 9 बन गया। अब इसमें से 3 बाहर निकल गया, तो जब 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 6 18 और 3 चौको 12, देखो दोस्त 64 बन गया कि नहीं बन गया, ये समझिएगा बहुत ध्यान से। मैंने 1 3 इसमें से निकाल के इसमें गुणा करके इसको 9 बना लिया, ऑटोमेटिक ये 64 बन गया। अब बताओ 9 से कै बाहर निकलेगा, 3, और 64 से कै निकलेगा भैया यहाँ पर 8। बताओ आंसर 8 तिरका 24। तो किस तरीके से दोस्तों आप इसका आंसर दोगे, समझ रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आई, किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि हम गुणा कर लें, बिल्कुल कर लो, कोई बुराई नहीं भाई, 576 आ जाएगा। मैं सिर्फ ये मेथड इसलिए बताता हूँ कि इनकेस कोई नंबर अगर बड़ा हुआ तो भाई आप, बहुत से बच्चे वर्गमूल आप लोग निकालना नहीं जानते हो, वैसे वर्गमूल का मैंने ट्रिक बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं पता है तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कहीं ना कहीं ये मेथड यूज हो जाएंगे, ठीक है। जो वर्ग ना हो उसको वर्ग बना लेना, जैसे ही वो वर्ग बन जाएगा ऑटोमेटिक सवाल लग जाएगा, समझ रहे हैं ना सर। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, सवाल को आगे ले चलते हैं, एक सवाल और आपको समझाते हैं किस तरीके से लगाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा सर। देखिए भाई बड़ा अच्छा एक सवाल दिया गया, क्या दिया गया, करेगा 4.8 तथा 0.075 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। आप मेरी हिंदी पे बिल्कुल मत गौर करना, समझ गए सर। वैसे तो ठीक ठाक लिख लेता हूँ, लेकिन अगर कभी कुछ गलत लिख जाए तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ आपको। खैर देखिएगा, आपको इसका मध्यानुपाती बताना है, तो मध्यानुपाती बताने का तरीका आपको पता है कि आपको क्या करना है, दोनों का अंडर रूट निकालना है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू अंडर रूट AB, a का मान कितना है 4.8 और b का मान कितना है 0.075। सबसे पहले तो दोस्तों एक बात आपको हम बता रहे हैं कि आप पॉइंट से तो पॉइंट को बिल्कुल अलग कर दो, ये काम खत्म कर दो। 3 अंक आपने इसके ख़त्म कर दिए, 1 अंक इसके, तो 4 अंक का पॉइंट आपने रिमूव किया है। अब दोस्त एक बात याद रखना कि अगर 4 अंक का पॉइंट रिमूव हुआ है तो बाहर 2 अंक पे पॉइंट जरूर जाएगा, ये बात बाद में यूज कर लेना। फिलहाल सवाल लगाओ, फिलहाल सवाल 48 और 75 का है। अब देखना कैसे हम सवाल को लगाते हैं, 16 तिया 48, इसको करेंगे 25 तिया 75। बताओ सर समझ पा रहे हो कि नहीं। अब बताओ 16 अगर अंडर रूट से बाहर देगा तो क्या देगा 4,
ये 3 तिरका 9 का क्या निकलेगा 3, 25 से कितना निकलेगा 5। भैया गुणा करो जरा इसे, 5 चौको 20 तिया 60, या 5 तिया 15 चौको 60, 60 आया। दशमलव कई अंक पे लगाओगे 2 अंक पे, तो यहाँ 2 अंक है, लेकिन जब आप लगाओगे तो उत्तर केवल 0.6, तो यहाँ पे 0.6 आपका क्या होगा आंसर। तो किस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो, आप बेहिचक बताइएगा। बस इसमें देखो ये पॉइंट वाला सवाल बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब ये पेपर में आ जाता है तो लड़का वहाँ पे बहुत कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, समझ गए ना सर। अगर यहाँ पर सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि अंदर अगर 6 अंक पॉइंट में बनते तो बाहर कितने अंक मिलते, 3 अंक मिलते जाके, तब आपको 3 अंक पे पॉइंट लेना पड़ता। समझ गए ना। चलो भाई बहुत अच्छा है। और देखो एक सवाल आपको और बताते हैं, एक बहुत अच्छा सवाल लिखा हुआ है, अगर कोई डाउट हो जाए बिल्कुल बताइएगा, मैं आपको दोबारा बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है, खैर देखिएगा अगले सवाल पे चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपको बताते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखने वाला हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप लोग। वीडियो को मैं आपको बता क्या रहा हूँ कि वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आपकी इच्छा करे आप देख सकते हो, कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कोशिश किया करो कि वीडियो को पेंडिंग में ना रखा करो। ऐसा ना करो कि पता चले आज देख लिए, अब जब बाद में टाइम मिलेगा तब देखेंगे। अरे यार आज देखो तो आज का आज ही इसे ख़त्म कर डालो, चाहे दिन में यार 2 बार देखो चाहे 3 बार देखो, लेकिन आज इसे फाइनल कंप्लीट कर दो। इसमें कोई ऐसा ना रह जाए, कोई सवाल कोई कॉन्सेप्ट ऐसा ना रह जाए जिसमें आपको कोई भ्रम। ठीक, खैर एक सवाल देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया, बड़ा अच्छा सवाल है। लिखा है बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है। बी ए तथा सी का मध्यानुपाती है। बड़ा अच्छा सवाल है सर। वैसे तो ये सवाल अलजेब्रा का होना चाहिए, लेकिन आपके इसमें दिया है तो अब बताना पड़ेगा। तो लिखें a माइनस बी का होल क्यूब, और क्या लिखें b माइनस सी का होल क्यूब। बताओ अनुपात b माइनस सी का होल क्यूब पूछें आपसे, करें इसका मान बताओ। ठीक है, अब इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है वो समझो। आप एक बात समझो, कौन मध्यानुपाती है? बी। किसका है? ए सी का। यार अगर हम मध्यानुपाती मान लें बी, तो बी बराबर अंडर रूट ए सी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और अगर ऐसा होना चाहिए तो ये वैल्यू आप यहाँ पे अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? थोड़ा ध्यान दो, अच्छे तरीके से ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो कोई बुरा है? अंडर रूट ए अंडर रूट सी, तब भी तो आप सही बोलोगे। भाई आपको सवाल बनाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा बना लिया। अब देखो कैसे लिखते, थोड़ा ध्यान देना भाई। थोड़ी देर के लिए ये क्यूब व्यूब अपने माइंड से हटा दो, ये फर्जी की बातें हैं, ये बाद में दिमाग लगाएंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो। आप क्या लिखो? ए माइनस, इसको आप यहाँ पे लिखोगे तो इसकी बी की जगह लिख सकते हो ना। देखो बी की जगह यही तो है, लिखो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? एकदम बढ़िया, मजा आ रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, अगर मैं इसे ऐसा कर दूं तो अभी भी तो ये ए लिखा है कि नहीं लिखा है? अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट ए हो जाए। ठीक, अब ये आराम से आप क्यूब लगाओ, सुकून से, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अनुपात लगा दिया यहाँ। अब अनुपात जब लगा दिया तो देखिएगा अनुपात लगाने के बाद किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। बी की जगह फिर से ये अप्लाई करो वैल्यू, क्या लिखोगे? अंडर रूट ए अंडर रूट सी। ठीक, और सी को कैसे लिखोगे? माइनस अंडर रूट सी गुणा अंडर रूट सी का होल क्यूब। अच्छा दोस्त अगर देखो इसमें से अंडर रूट ए कॉमन कर लो, इसमें से अंडर रूट ए कॉमन कर लो, तो अंडर रूट ए तो कॉमन निकलेगा, लेकिन साथ में घात कितनी है? 3। अब अंदर क्या बचा? अंदर बचा रूट ए, और यहाँ से रूट ए निकल गया तो माइनस का रूट सी, और पावर में 3 अनुपात। यहाँ पर देखो रूट सी कॉमन होगा, तो रूट सी कॉमन होगा, लेकिन पावर 3 है तो 3 कॉमन आ गया। और अंदर क्या बचा भैया? यहाँ पर बच गया रूट ए रेशियो रूट सी का होल क्यूब। बताओ सर, अगर आप देख रहे हो तो ये वाला पद और ये वाला पद दोनों रेशियो में कॉमन है तो कट जाएगा। अब जब ये पद कट जाएगा तो केवल आंसर ये आया
लेकिन बेटा आप लोगों को हम बता दें, ऑप्शन तब भी मैच नहीं हो रहा था। जब नहीं मैच हो रहा था तो बच्चों को क्या करना चाहिए था? अंडर रूट ए का मान, मतलब अंडर रूट का मान 1/2 होता है। अगर आप इसे 1/2 लिख दो तो ये बन जाएगा a की पावर 3/2 बनेगा। और अगर आप इसे लगा दो घात में 1/2 तो c की पावर भी यहाँ पे 1/2 तो ये 3/2। ये रहा आपका आंसर। तो किस तरीके से दोस्तों आपको ये सवाल एग्ज़ाम में लगाना है, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। और जिन लोगों ने मुझसे घातांक करनी पड़ी है और उनको तो बहुत अच्छी तरीके से विशेष कर समझ में आया होगा। वैसे तो घातांक करनी मैंने टॉपिक को मैंने सबको मतलब पब्लिकली पढ़ाया था। कोई ऐसा नहीं था कि केवल कुछ बच्चों को पढ़ाया कुछ को नहीं पढ़ाया, सबके लिए टॉपिक पढ़ाया था। तो जिन भी बच्चों को कोई दिक्कत है तो वो घातांक करनी, इसका मतलब उन्होंने हमसे नहीं पढ़ा इसलिए उनको दिक्कत है, तो वो लोग घातांक करनी के वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि ऐसी समस्याओं का अगर आगे कभी दोबारा से सामना हो तो वो जल्दी लगा पाएँ। समझ गए सर? तो कैसे आप ये सवाल एग्जाम में लगाओगे, कैसे इसकी सॉल्विंग करोगे, तो आप समझ गए। देखिएगा सर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो लोग मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती को छोटा समझते हैं, उन छोटा समझने वाले बच्चों को मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि सवाल वो किसी भी स्थिति में ला के तुमसे कठिन करवा सकते हैं, इसलिए हर स्थिति में आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। सर बताइए सर समझ आ गया? अगर नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखिए ना, ताकि आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। मतलब हर चीज़ आपको अच्छी तरीके से, मैं जानता हूँ जो भी आपके सामने स्ट्रगल है वो केवल इन 2 पॉइंटों में ही स्ट्रगल है। आप इस स्ट्रगल को दूर करने के लिए सबसे पहले इसी हिस्से को दोबारा से देख लेना। समझ गए भैया? कन्फ्यूजन नहीं छोड़ना, वादा करिए कन्फ्यूजन नहीं छोड़ेंगे आप। समझ गए सर? चलो देखते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग। तो मध्यानुपाती आपको क्लियर हो गया कि मध्यानुपाती का सवाल अगर आपके सामने आएगा तो किस तरीके से आप एग्जाम में इसको फेस करेंगे, कैसे आप इसको लगाएंगे। समझ रहे हैं ना सर? बहुत अच्छा पढ़ाई का लेवल आप लोगों का चल रहा है सर जी। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, रेशियो पढ़े होंगे, बहुत जगह आपने तैयारी भी की होगी, लेकिन आप इस समय जो रेशियो पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मैं आपको बेसिक से हाई की ओर ले जाऊँगा। मेरा मकसद सिर्फ आपको अच्छा बनाना है। मैं अपने आप को नहीं प्रूव करना चाहता कि मैं कैसा हूँ। देखो अगर मैं अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने लगा तो फिर मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा सर। सिखाना है तो सिखाने के लिए पहले वही छोटी चीज़ बताओ, फिर उसी को धीरे धीरे करके बड़ा बनाओ। समझ गए सर? समझ गए ना आप ये सवाल? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बात करते हैं। तो आपको मैंने 2 अनुपात बता दिए हैं। अब देखिएगा हम तीसरे अनुपात पे बात करते हैं, और तीसरे अनुपात का नाम आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। जिनको नहीं आया वो देखें, तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शन इसे बोलते हैं। ठीक, तो देखो तृतीयानुपाती किस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा जरा समझो। वहाँ पे कोई 2 नंबर ए और बी आपको दिए जाएंगे और थर्ड नंबर की आपसे चर्चा की जाएगी। तो थर्ड नंबर अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये नंबर एक्स है। क्या है? एक्स। रिलेशन बैठाते हैं, ए का बी से जो अनुपात है, बी का एक्स से अनुपात है, तो बाहर वालों का गुणा अंदर वालों के बराबर होगा। मतलब ए एक्स बराबर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। मतलब अगर ऐसा कोई सवाल आएगा तो आप लोग ऐसे ही आंसर देंगे, क्या कि अगर ए और बी का मैं आपसे तृतीयानुपाती पूछूं तो आप इसका वर्ग करके इससे भाग दे दोगे। समझ रहे? सेकंड वाले नंबर का स्क्वायर करके फर्स्ट वाले नंबर से क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। चलो भाई एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं, अच्छी तरीके से आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, देखो भाई क्या दिया गया है यहाँ पर। सवाल मेरे सामने भी एक लिखा हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल दिख रहा है मुझे। लिखा हुआ है 6.76 तथा 6.50 का क्या ज्ञात करना है भाई? तृतीयानुपाती ज्ञात करो। कैसे सॉल्व करोगे भाई? बहुत मन से समझिएगा, मैं बहुत आपको मेहनत करके चीज़ें बता रहा हूँ, और आप लोग अगर मन से नहीं समझोगे तो चीज़ें पढ़ाने में हमें मज़ा नहीं आएगा, पढ़ने में तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा ही रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएं जो आपको कठिन लगे तो आप वीडियो को फिर से देखें। मैंने बताया अभी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है,
आप ऑफलाइन क्लास में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपके पास जितनी क्षमता है आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार देख सकते हो क्लास। 10 क्या, जितनी बार तुम्हारे पास क्षमता हो देख सकते हो। इसलिए कोई सवाल ऐसा मत छोड़ना जिसमें तुम्हें डाउट रह जाए। खैर, तृतीयानुपाती ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो क्या नियम था, b² / a। तो भाई आप इसका स्क्वायर करोगे तो 6.50 इंटू 6.50 और अपॉन क्या लिखोगे 6.76, ऐसा लिखोगे। अच्छा एक बात बताओ, ये वाले 2 दशमलव से ये तो ख़त्म हो गया, अब ये वाले 2 दशमलव कहीं ना कहीं एडजस्ट करने पड़ेंगे। ऐसा करो थोड़ी देर के लिए एक केवल कैलकुलेशन के लिए आप थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा दो। बस इतना याद रखना कि उत्तर में हमें 2 अंकों पे दशमलव देना है, इतना याद रखना। भाई ये वाले से तो ये ख़त्म हो गया, केवल 2 अंकों का दशमलव बाद में लगाना पड़ेगा। अब आराम से सुकून से काटो पीटो ताकि तुमको कोई टेंशन ना रह जाए। देखो भाई हम यहाँ पे अगर हम काटें तो 13 से कट रहा है, 13 × 5 = 65। 13 से इसे काटो, 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26, फिर 13 से काटो, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65। ठीक, और थोड़ा ध्यान दो, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे तरीके से देख लो तो थोड़ा काम बन जाए। कैसे, 50 × 50 मतलब 2500। देखो कैसे लिखा मैंने 100, समझ रहे हो, लिखा 4 से काटो 25 बार, और 25 25 आम पता है 625 होता है, तो 625 तो आप लिखोगे, लेकिन याद करो वो 2 अंक दशमलव वाले। तो यहाँ पर आंसर देने के टाइम इनको लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 6.25। देखो ये सब आपके माइंड के खेल हैं, समझ गए सर, ये आपके माइंड का खेल है। वहाँ पे सवाल में कोई ज़बरदस्ती आपको पकड़े थोड़े, आपकी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है जिसमें सवाल लिख के दिखाना है, आपको आंसर दिखाना है, समझ गए सर। तो आप वहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा बहुत अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करिएगा सर, ताकि आप जल्दी काम कर पाएँ। अब वहाँ पे कई बच्चे क्या होते हैं, दशमलव हटाते हैं, बटे में 0 0 लाते, फिर कहो काटते पीटते, कहो बहुत बड़ा बना लेते कैलकुलेशन, समझ गए ना सर। तो काम अपने हिसाब से ऐसे करो कि काम जल्दी भी हो जाए और हमारा कम समय में आंसर एकदम सही आ जाए, समझ गए। चलो खैर ये सवाल आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब देखिएगा तृतीयानुपाती का एक और सवाल आपसे पूछा गया भाई एग्जाम में, देखो क्या पूछा गया। तृतीयानुपाती का एक क्वेश्चन पूछा गया, कह रहे हैं a² - b² तथा a - b का क्या ज्ञात करो, तृतीयानुपाती ज्ञात करो, तृतीयानुपाती ज्ञात करो। बहुत आराम से समझिए सर, नियम क्या था, ये 1 नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर है, b² / a। तो लिखोगे a - b का होल स्क्वायर बटे, इसको लिखो, तो इसको तोड़ दो, a + b और a - b तोड़ोगे और देखो इससे ये खत्म हो गया। अब आपका आंसर क्या आ गया, a - b बटे a + b, ये रहा आपका आंसर। तो किस तरीके से साथियों आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो रहा है ना आपको, चलो भाई बहुत अच्छा है। तो आपको अब इसका मतलब तृतीयानुपाती भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। चलो भाई अब इसके चौथे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। बढ़िया मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, बिल्कुल बताइएगा, ताकि हमको थोड़ा सा आप लोग जब बताते हैं ना सर तो मनोबल बढ़ता है, हमको भी अच्छा लगता है कि यार हम अब कम से कम बच्चों को सिखा रहे हैं और बच्चे अच्छी तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल बताइएगा सर, और टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं बार बार हर वीडियो में ये बात आपसे ज़रूर कहता हूँ, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो सर, सफलता के लिए निरंतर चलते रहना ही उचित है। अगर चिंता करके बैठ जाओगे तो गलत करोगे, बैठना नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सही बढ़ते रहो आगे। हम भी तो बढ़ रहे हैं सर, आप देखिएगा सर, आप इस लॉकडाउन में आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए सर कि कोचिंग संचालकों का क्या हाल हो। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, उनके पास कोई और व्यवसाय है नहीं है सर। हम लोगों का हाल तो ये होता है कि दोस्त हम लोग जाके ऐसा भी नहीं कर सकते कि नहीं जाके सड़क पे सब्जी बेचने लगे, ये भी नहीं कर सकते हैं कि जाके कहीं पे कुछ कर सकें, क्योंकि समाज में हम लोगों की मर्यादाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि मैं आपको क्लास में ये क्या बताता रहता हूँ कि एक टीचर आम इंसान नहीं होता है, वो आम इंसान से बहुत ज़्यादा ऊपर, वो एक सेलिब्रिटी नहीं है लेकिन सेलिब्रिटी से बहुत ऊपर उसका दर्जा होता है। वो बात एक अलग की है कि हिंदुस्तान में टीचर की परिभाषा एक केवल उसमें की जाती है कि एक तरीके से बिल्कुल बेकार इंसान,
अगर आप कहीं कोई बता दे, एक आप लोगों को एक मजाक वाली बात लगेगी, अगर हम लोग अपने शादी विवाह, अगर हमारा मान लो कहीं पे विवाह तय हो जाए और हम आपको वहाँ पे बता दें जाके कि हम पढ़ाते हैं, और पूछेगा क्या पढ़ाते हो, तो कह देंगे मैथ पढ़ाते हैं। कहेगा का सरकारी हो, तो अगर हम कह देंगे नहीं भाई हम एक प्राइवेट टीचर है, तो कसम से तुमको मजाक वाली बात नहीं बता रहे, तो वो अपनी बिटिया की शादी नहीं करेगा। कहेगा वो सरकारी 2 कौड़ी का टीचर होगा, जिस उससे शादी कर देगा जाके वो, लेकिन हम लोगों की कोई रेपुटेशन नहीं। समझ गए सर? है बहुत कुछ, अपने में बहुत कुछ है, लेकिन इस देश में क्या बताया जाए, अध्यापकों का दर्जा इस स्तर पे आके रुक गया है कि उस टीचर को मान्यता मिल जाती है जिस टीचर को कुछ नहीं आता है। जो स्कूल में आप भी सरकारी, कई बच्चे सरकारी प्राइमरी टीचरों से पढ़ के आए होंगे, उसने कितना आपको सिखाया होगा ये खुद आप जानते हो, लेकिन अगर आज उसने 5 तक या 6 तक 7 तक आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया होता तो आज नौकरी के लिए आपको इतना परेशान नहीं होना पड़ता। उनकी नाकामियों को हम लोग पूरा करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, आपके साथ पढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं सब कुछ जानते हुए भी, मैं जानता हूँ कि किसी प्रकार से सामाजिक कोई स्तर नहीं है यहाँ पे, फिर भी लगे पड़े हैं। क्यों लगे पड़े हैं? क्योंकि सिर्फ एक उम्मीद है, हम अपना भविष्य इसमें नहीं तलाशते हैं कि नहीं यार हम बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। हम अपना भविष्य सिर्फ इसमें तलाशते हैं कि हम जिनको सिखा रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित कर देंगे। तो बस आप समझ जाइएगा कि जब मैं लगा हुआ हूँ तो आप भी लग सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मेहनत करिए सर, मज़ा आएगा आपको हमारे साथ। देखिए खैर, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जब मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ तो आप भी बिल्कुल नहीं करें। क्या पढ़ा रहे थे यार? तृतीयानुपाती हो गया है, चौथा अनुपात क्या है? चतुर्थानुपाती। ठीक, चतुर्थानुपाती, इसको इंग्लिश में फोर्थ प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। तो देखो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, ज़रा देखिएगा किस तरीके से ये फोर्थ प्रोपोर्शन आपके एग्जाम में अप्लाई होगा। वहाँ पे आपको A, B, C कोई 3 नंबर दिए जाएंगे, और फोर्थ प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, चौथे नंबर की बात कर रहा है। याद करो, फर्स्ट प्रोपोर्शन पहला नंबर, फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब चौथा नंबर। तो चौथा नंबर थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? x मान लो। तो हमसे x की वैल्यू निकालवाने के लिए कह रहा है, तो हम मान लेते हैं A अनुपात B इक्वल टू C अनुपात x। ठीक, अब आप एक अच्छी तरीके से चीज़ों को समझिएगा। फर्स्ट और लास्ट का गुणा और मिड वाले दोनों का गुणा आपस में कैसा होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो ax बराबर क्या हो जाएगा? bc हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? bc अपॉन क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। बताइए दोस्त, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक, अब x का मान bc अपॉन क्या होगा? a। अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर पाएंगे। अब देखो सवाल कैसे आएगा, देखो एक बढ़िया सवाल आपके लिए लिखते हैं, बड़ा प्यारा सवाल लिखेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा सवाल करने में। ये चतुर्थानुपाती से सवाल आज तक कभी कोई कठिन नहीं बना, मतलब हमेशा एक नॉर्मल ही सवाल पूछते हैं, बहुत कठिन सवाल नहीं बन पाता है क्योंकि वैल्यू हमेशा कट ही जाती है। अब देने के लिए कोई हम उल्टा सीधा नंबर लिख दें तो वो बात एक अलग की है, लेकिन जो सवाल अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए वो बहुत नॉर्मल कैटेगरी के हैं। ठीक, देखो फिलहाल मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। जैसे लिखा है 5,225 5,225 तथा 15 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करो। ठीक है, देखो फिलहाल मैं आपको इस सवाल को फार्मूले से बताऊंगा, फिर एक और कॉन्सेप्ट भी इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो भाई क्या कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान दीजिए। फार्मूला क्या था? BC अपॉन A। तो BC क्या है? 225 इंटू 15 अपॉन A क्या है? 5। 5 से काटो, 5 से काटो, 5 दिया 15 और इसका गुणा कर लो। जैसे ही गुणा करोगे 675। इसका मतलब दोस्त आपका आंसर कितना आएगा? 675। लॉजिक क्लियर हो गया? कोई डाउट रह गया हो तो बताओ। समझ आया एकदम बढ़िया तरीके से? एक तो ये सवाल इस तरीके से भी लगाया जा सकता है, और एक मैं और आपको सेकंड विधि बता दे रहा हूँ। ये बाई फार्मूला हो गया, और सेकंड मेथड सुन लो कैसे लगता है वो भी सुन लो। 5 की वैल्यू 225। ठीक, 5 से काटो, 5 चौको 20, 55 25। 1 की वैल्यू 45। किसकी वैल्यू चाहिए? 15 की। 15 अपना 75 का 5, 15 चौको 60 और 7 67, 675। तब भी आंसर आएगा। बताइए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी एक अपने आप में अच्छा मेथड है, यूनिक मेथड रहता है। इससे भी चतुर्थानुपाती का सवाल लगाया जा सकता है, किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए ना? तो दोनों ही मेथड अपने आप में अच्छे हैं। BC अपॉन A कर लो, चाहे आप इसकी वैल्यू ये कर लो और इसके बाद इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, तब भी आंसर आएगा। ठीक है, खैर चतुर्थानुपाती आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए भाई बहुत अच्छा है।
चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को चतुर्थानुपाती अगर क्लियर हो गया होगा। अच्छा ये बताओ अब अगला अनुपात आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आप लोगों के दिमाग में पंचमा अंचमा आ गया होगा पंचमा अनुपाती। अब ऐसा कुछ नहीं है। चतुर्थानुपाती के बाद डायरेक्ट आता है सर मिश्र अनुपाती। क्या आता है? मिश्र अनुपाती। जरा इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, मिश्र अनुपाती क्या होता है। अच्छा चतुर्थानुपाती के चलो एक एग्जांपल और करवा देते हैं, फिर मिश्र अनुपाती बताते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, बढ़िया सा एग्जांपल दिख रहा है। 2.5, 1.5 तथा 1.5 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। ठीक, किस तरीके से यहां पर आप सॉल्व करेंगे? क्या नियम होता है? BC अपॉन A। सॉल्व करो। 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 2.5। तो भैया एक चीज बताओ, पॉइंट से पॉइंट तो हटा ही सकते हो ना, और एक पॉइंट आपका बचा है तो ये पॉइंट आप बाद में लगा लेना। 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 5 पंचे 25, सॉरी 5 तिया 15 आएगा। ठीक, तो ये 3 तरह का 9 आया, लेकिन एक पॉइंट जिंदा है तो 0.9 आंसर आप देंगे। तो किस तरीके से साथियों आप इस सवाल को लगाओगे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आई? एग्जाम्पल क्लियर है ना? चलो भाई बहुत अच्छा है। तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस प्रकार के भी एग्जाम्पल में नहीं आएगी। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें कॉन्सेप्ट की ओर। 5वां कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैंने आपको बताया मिश्र अनुपाती। चलो भाई आपको समझाते हैं। देखो मिश्रानुपाती और मिश्र समानुपाती दोनों थोड़ा अलग अलग चीजें हैं, मेरी बात को समझना। मिश्रानुपाती एक अलग घटना है, मिश्र समानुपाती एक अलग घटना है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ लेना। थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा जो ये डिफरेंस है इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना। बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है। ठीक, तो खैर मैं आपको बताने वाला हूँ मिश्रानुपाती। ठीक, तो कैसे मिश्रानुपाती का सवाल लगता है? बहुत लॉजिकल और आसान। अगर आपको कहीं पे ABCD EF और भी ज़्यादा कितने भी रेशियो दे दिए और मैं आपसे कभी भी आपसे पूछ दूं कि मिश्रानुपाती ज्ञात करो, तो कुछ नहीं करना है बेटा। पहला इसका पहला गुणा कर लो, तो A गुणा C गुणा E अनुपात BDF B गुणा D गुणा F, ऐसे कर लो और यही आपका सॉल्व होने के बाद क्या आ जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। अच्छा जिन बच्चों को दिक्कत है उनको देखो, A/B ऐसे तो लिख लोगे, C/D और E/F। ठीक, बाद में जब आ जाए तो ऊपर आ जाएगा ACE और नीचे आ जाएगा BDF। बाद में इनको इसको एक तरफ और इनके बीच में अनुपात लगा के आंसर दे देना, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना सर? तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। खैर एक एग्जांपल आपको करवा देते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस सुधर जाएगा, मतलब चीज़ें आपको आ भी जाएंगी कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके परीक्षा का ही क्वेश्चन है। 2:3, 6:5 तथा 10:9 का मिश्रानुपाती ज्ञात करो। मिश्रानुपाती ज्ञात करो। बहुत से बच्चों का आंसर आ गया होगा अब तक। ठीक, क्या करना है? 2, 6, 10, तो 2 × 6 × 10 एक तरफ लिख लो, अनुपात लगा लो। दूसरी तरफ क्या लिखोगे? 3, 5, 9। अब देखो जो जितना कटे काट पीट डालो। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 और उधर क्या बचा? 9। आंसर हो गया। तो किस तरीके से दोस्तों आप इस सवाल को लगाओगे? समझ गए ना आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एकदम बढ़िया से क्लियर हो रहा है। चलो भाई बहुत अच्छी खुशी की बात है। तो इस तरीके के अगर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर पाएंगे। ठीक, अब देखते हैं, बढ़ते हैं अगले अनुपात की ओर। मतलब कॉन्सेप्ट ये 5वां कॉन्सेप्ट था आप लोगों के लिए। अब देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये 5 नंबर कॉन्सेप्ट था, जिन लोगों ने नहीं लिखा लिख लीजिएगा 5 नंबर। अब मैं आपको 6वां कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, तो 6 नंबर कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिएगा, एक आता है सर विलोमानुपाती। ठीक, इसको इनवर्स रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है,
इन्वर्स रेशियो बोलते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। तो आपको किस तरीके से ये समझना है आप समझ सकते हैं। इन्वर्स बोलो, रेसिप्रोकल बोलो, विलोमानुपाती बोलो, कैसे भी बोलो, बहुत ईजी होता है, कोई टेंशन की बात नहीं। सीधा समझ लो सीधी भाषा में कि अगर कोई दो रेशियो दिए जाएँ और आपसे विलोमानुपाती पूछा जाए तो आप इनको 1/A अनुपात 1/B लिख सकते हो, ठीक। या आपको A अनुपात B अनुपात C का विलोमानुपाती पूछा जाए तो भी 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C लिख सकते हो। लेकिन लिखने के बाद की समस्या ये है कि लिखने के बाद इनको सॉल्व भी करना होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा लिख के छोड़ दिए तो ऑप्शन ही नहीं मैच करेगा। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं कैसे आपको एग्जाम्पल करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरू करते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी अच्छी और स्पष्ट हो जाएंगी सर, ठीक है। विलोमानुपाती में कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसलिए आप अच्छी तरीके से इसको समझिएगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5:4 का विलोमानुपाती, ठीक, ज्ञात करो। अब जैसे कई बार मैंने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं, उन्होंने कहा है कि A और B की पूंजी 5:4 के विलोमानुपाती में बांटो। अब कई बार लड़का क्या करता, 5, 4, 9 की वैल्यू का वो सॉल्व कर दे, लेकिन वो विलोमानुपाती पूछ रहा है तो आपका उद्देश्य सुन लो क्या है, 1/5 अनुपात 1/4। बताओ एलसीएम क्या आएगा, माइंड में 20 ले लो। 5 का भाग दोगे 4 बार और 4 का भाग दोगे 5 बार, तो इस तरीके से ये विलोमानुपाती लिख सकते हो, ठीक। और इसमें एक विशेष बात है कि जब दो अनुपात दिए जाएं तो आप विलोमानुपाती इस तरीके से भी लिख सकते हो कि डायरेक्ट आप इनको चेंज करके क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, डायरेक्ट बदल सकते हो। मतलब आप इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हो तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा। जब आपको ऐसा अनुपात दिया जाए, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि अगर यहाँ पर जैसे A अनुपात B का विलोमानुपाती B अनुपात A लिखा जा सकता है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं कि A अनुपात B अनुपात C का विलोमानुपाती लिखो तो ऐसा ना करना कि C B A लिख दो। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो तुरंत ये गलत हो जाएगा, समझ गए। ये केवल 2 में काम कर जाएगा, 3 में काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको लासा से ही बताया ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन ना हो। इसको AB को BA लिख सकते हो, लेकिन ABC को CBA नहीं लिख सकते हो, समझ गए भैया। हाँ, तो अब देखते हैं किस तरीके से इसका विलोमानुपाती सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है आपसे, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। क्या दिया गया भाई विलोमानुपाती में, हाँ लिखा है, कह रहे हैं कि 6:4:3 का विलोमानुपाती ज्ञात करो। तो कैसे निकालोगे भाई, क्या करोगे, 1/6, 1/4, 1/3, लासा क्या आएगा, 12 आएगा। अब 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा, 4 का भाग 3 बार जाएगा और 3 का भाग 4 बार जाएगा। ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से बच्चों आप विलोमानुपाती निकालोगे, कैसे वहाँ पे विलोमानुपाती सॉल्व करोगे, समझ गए ना। तो विलोमानुपात निकालने का तरीका याद रखना, 2 वाले में तो पलट सकते हो, लेकिन देखो इसका आंसर और इसका आंसर में बहुत दूरी है, समझ रहे हो ना सर। हाँ, बहुत अच्छी बात है। खैर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक सवाल और आपको समझाते हैं, बहुत अच्छा। देखो ये आगे भी ये नियम इस्तेमाल होंगे, जब इस्तेमाल होंगे तो आपको अप्लाई करके मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल 7वें अनुपात की ओर बढ़ते हैं। 7वां अनुपात देखो क्या दिया गया है, एक बड़ा अच्छा अनुपात दिया है, इन्होंने दिया हुआ है आपको योगांतरानुपाती। क्या दिया है भाई, योगांतरानुपाती। भाई बहुत काम की चीज़ है ये योगांतरानुपाती, ठीक। आगे जो हमारे क्या क्या कह सकते हैं कि इसका बहुत जगह पे यूज है, बहुत जगह पे यूज है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज है, अलजेब्रा में भी यूज है और अर्थमेटिक में भी यूज करेगा। जब तक ये रेशियो का टॉपिक एटलीस्ट चल रहा है तब तक तो ये काम करेगा ही करेगा, ठीक है। बाकी आगे देखा जाएगा, जब आगे आएगा तो आगे भी देखेंगे क्या होता है। योगांतरानुपाती का सिद्धांत हम समझाते हैं। अगर आपको कभी परीक्षा में जैसे x + y अनुपात x - y दे दे तो वो लग नहीं रहा योगांतरानुपाती, योग और अंतर का अनुपात। देखो योग
और अंतर का अनुपात क्या दिया गया है दोस्त? दिया गया है ए अनुपात बी। और मैं आपसे जानना क्या चाहता हूं? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप x अनुपात y का मान बताओ। तो कैसे निकालोगे? बहुत आराम से। आप क्या करो, इन दोनों को एक बार जोड़ लो a प्लस बी, और इन दोनों को एक बार घटा लो a माइनस बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे आप इस सवाल को अप्लाई करोगे एग्ज़ाम में, ये मैं अभी आपको कुछ एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ, तब आपको ये चीज़ें थोड़ी अच्छे तरीके से और स्पष्ट तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? देखो एक सवाल आपके एग्ज़ाम में क्या आया, इसको हटा दें। चलो भाई, बहुत अच्छा है। एक सवाल इनका केवल ये आया आपकी परीक्षा में, बहुत अच्छा सवाल आया था। लिखा हुआ था, लिखे हैं जब a प्लस बी अनुपात a माइनस बी बराबर 9 अनुपात 1, तो लिखे थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करो। वहाँ पे अनुपात में दिया था, मैंने ऐसे लिख दिए। कैसे बताएंगे इसको? बताने के लिए तुम्हें सीधा मतलब है कि सबसे पहले तो a और b चाहिए। जब तक a b नहीं मिलेगा तो आंसर नहीं आएगा। तो a b निकालने का तरीका अभी बताए कि जब ऐसी स्थिति में दिया जाए तो इसको एक बार जोड़ लो, 9 1 10, एक बार घटा लो 8, सॉल्व कर लो, 5 अनुपात 4 आया। अब अप्लाई करो, 5 25, 4 चौको 16, 5 25 माइनस 16, 25 16 41 बटे 9, ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से आप ऐसे सवालों को एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। वैसे क्या करता है बच्चा, पहले इसको सॉल्व करता, सॉल्व करके ए बी का मान निकालने में टाइम बर्बाद करता। ऐसे अगर नियम उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुरंत डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेगा और सीधे उसका आंसर आ जाएगा। तो आप अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल बताना, ठीक है। इसको हटा दें। तो योगांतरा अनुपाती किस तरीके से आपको एग्जाम में लगाना है, कैसे इसके सवालों को सॉल्व करना है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जैसे मैंने कल एक सवाल और आपको बताया था, इसी योगांतरा अनुपाती पे था ये सवाल। जैसे एक सवाल बड़ा अच्छा पूछा गया था एक बार परीक्षा में, इन्होंने पूछा था P प्लस Q का 40% बराबर P माइनस Q का 60%। तो P अनुपात Q ज्ञात करो। अब देखो कई लोग वहाँ पे ऐसे भी होंगे जो परसेंट सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप थोड़े समझदार हैं तो योगांतरा अनुपाती नियम आप जानते हैं कि एक बार दोनों नंबर उठा के जोड़ लो तो ये हो जाएगा 100, और एक बार इन दोनों नंबरों को घटा लो, ये हो जाएगा 20। सॉल्व कर लो, 5 अनुपात 1 आंसर आ जाएगा। तो किस तरीके से आप ऐसे सवालों को एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे, आप समझ पा रहे हो? मतलब ये ऐसे सवाल हैं जिनमें कई बार बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हर बच्चा टाइम लगाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सवालों को लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं एग्ज़ाम में, और उनका सवाल लगाने में भी कई बार कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दें, हो सकता है गलत भी हो जाए। तो आप ऐसी स्थितियों से जब आपके पास सही तरीके होंगे तो बच सकते हैं और आप सवाल का आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये थे बच्चों आपके सामने जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट रेशियो बताए, जिनके माध्यम से आप कुछ सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्टों की ओर। जो ये चीज़ें आपको मैंने समझाई ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप इनको अच्छी तरीके से तैयार भी कर लेंगे। और अगर आपको किसी सवाल में, जैसा कि मुझे लगता है, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है कि एक आध सवाल में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, क्योंकि सवाल भाई अच्छे हैं तो डाउट होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है डाउट हो जाए, ठीक है। तो आप उस सवाल को दोबारा से समझेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से उस सवाल को लगा पाएँ। तो भाई सिंप्लीफिकेशन का काम ख़त्म हो गया, अब हम प्योर रेशियो को पढ़ना शुरू करेंगे। तो प्योर रेशियो बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। आप अपना ये जो भी वीडियो जैसा भी आपको लगे, वीडियो के बारे में हमें बताइए ज़रूर, बिल्कुल बताइए कि सर कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। देखिए मेरा उद्देश्य बस इतना है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी बच्चे से 1 रुपये भी फीस ली है तो मैं उसको जब 2 रुपये का पढ़ा दूँ तो मैं सही पढ़ा रहा हूँ। और अगर उसे ऐसा लग रहा है कि यार फीस मेरे से लग गई है और मुझे सही तरीके से पढ़ा नहीं रहे हैं सर, सही तरीके से सिखा नहीं रहे हैं, तो फिर यार मेरा पढ़ाना बेकार है। फिर तो मैं उसको बोलूँगा फिर तुम एडमिशन मत लो दोबारा,
दोबारा एडमिशन। इसीलिए मैंने मंथली फ़ीस आप लोगों के लिए रखी हुई है, ताकि किसी भी बच्चे को कोई शिकायत ना हमसे रह जाए। अगर किसी को कोई शिकायत है तो मैं बिल्कुल उसको बोलूँगा कि फिर वो किसी दूसरे टीचर की तलाश करे। देखो भाई, आपको सही अध्यापक जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपका सिलेक्शन कैसे होगा? कहते नहीं है, जब तक गाइड ही तुम्हारा सही नहीं होगा तो तुम्हें मंजिल तक पहुँचाएगा कैसे सही हो? समझ रहे हैं? तो मैं सच बोलने पे विश्वास करता हूँ और फालतू का आडंबर रचता नहीं हूँ कभी। जैसे नहीं होते कुछ ढोंगी बाबा टाइप के, बहुत से यूट्यूब पे ऐसे टीचर हैं जो ढोंगी बाबा टाइप के टीचर हैं, जो बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये तूफ़ान ला देंगे, वो पर्वत गिरा देंगे। तो हमें ना तूफ़ान लाना है ना पर्वत गिराना है दोस्त। हमें सिर्फ सीधी सी बात एक पता है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम मेहनत करके आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके अंदर बढ़िया क्षमता है, आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं, तो सर बिना तूफ़ान लाए आप सीख जाओगे सर। फिर तूफ़ान तो तब आएगा जब आप अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे के आओगे। ये सब फालतू का अभी से हम बोल दें तो हमारा बड़बोलापन वो हो जाएगा सर। इसीलिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, मेहनत से पढ़ते रहिएगा और जैसा आपको लगे उसी अकॉर्डिंग आप आगे की तैयारी करिएगा कि यार पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। समझ गए सर? हाँ, तो ताकि मैं आपका ये नहीं चाहता कोई मेरे को बाद में कोसे ना, मैं बस इतना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा ये चीज़ें ख़राब लगती हैं। मैंने अपने जीवन काल में जब तक पढ़ाया तो मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ऑफलाइन जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो भी मैं हर बैच में एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जा सकते हैं सर। अपना टाइम ख़राब मत करिएगा, मुझे गालियाँ मत बकिएगा। बढ़िया ये रहेगा कि आप आराम से पढ़ो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर रेगुलर बने रहो और ईमानदारी से पढ़ते रहो, पूरी क्लासों को पढ़ो। और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भाई क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? दोनों को बचाओ, दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, समय और पैसा दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। ठीक है, फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो एक एक रुपये की अहमियत बहुत है। अब देखिएगा अगले कॉन्सेप्ट की ओर देखिएगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपने देखा होगा, क्या जोड़ें क्या घटाएं, ऐसे सवाल देखे हैं आप लोगों ने? हाँ, अब उन सवालों पे थोड़ी चर्चा हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं अगले वीडियो में हम आपको फिर अच्छे लेवल पे और पहुंचा देंगे ताकि आपको कुछ ऐसे सवालों पे रेशियो में ले जाएं। फिलहाल अभी देखिएगा क्या जोड़ें क्या घटाएं वाले सवाल कैसे करते हैं। देखो मैं आपको हर तरीके का एक एक सवाल करवा दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, फिलहाल एक सवाल मेरे सामने लिखा है, वह संख्या कौन सी है? पहला एग्जाम्पल, वह संख्या कौन सी है, ठीक, जिसे यदि 7 16 7 16 सब में कॉमा लगा है, 16 43 43 79 में जोड़ा जाए, तो समानुपाती हो जाए, तो क्रम समानुपाती हो जाए। ठीक, इस सवाल को आप एग्जाम में कैसे लगाओगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस सवाल को हमेशा ऑप्शन के थ्रू लगाओगे। कभी आप ये सवाल सॉल्व नहीं करोगे, हमेशा इस सवाल को ऑप्शन से लगाओगे। भाई पहला ऑप्शन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बी। ठीक, पहला ऑप्शन दिया गया है आपको कितना, 2 3 5 1, 2 3 5 1। कैसे आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, अब जरा समझो। आपको समानुपाती बनाने का तरीका समझाते हैं, कैसे आप समानुपाती फटाफट बनाओगे। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा करना पड़ेगा। 2 जोड़ोगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक, और 2 जोड़ोगे तो ये 18 हो जाएगा, तो मतलब 1 2 बन जाएगा। और 2 जोड़ोगे तो भाई ये कितना बनेगा, 45 बनेगा, और 2 जोड़ोगे 81 बनेगा, मतलब ये 45 से 81 1 2 तो नहीं बनेगा, मतलब ये ऑप्शन क्या है भाई, गलत है। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा होगा तो जल्दी काम होगा। ठीक, ये 10 बनेगा, ये 19 बनेगा, तो 10 19 10 19 रहेगा। इसमें 10 बनने का कोई चांस है नहीं, क्योंकि 46 में 10 थोड़े ना आ जाएगा। ठीक, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब 5 जोड़ो, 5 जोड़ोगे तो दोस्त ये बनेगा 12, और 5 जोड़ोगे तो 21 बनेगा, मतलब 12 और 21। अगर काट लें तो कितना बन जाएगा, 3 चौको 12, 3 सते 21, 4 7 बनेगा। अगर इसको जोड़ दें दोस्त, 5 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 48,
और ये बन जाएगा 84। 12 चौको 48, 12 सत्ते 84। क्या अनुपात दोनों सेम बन रहे हैं? इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो किस तरीके से आप इस सवाल को करोगे आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होगे। आप एक जोड़ने पे भी चेक करोगे तो भी ये 8 17 बन जाएगा, और ये जब जोड़ोगे 44, तो 44 तो 8 का मल्टीपल होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 8 क्रिएट कैसे होगा? समझ गए सर? तो आप इस तरीके से सवाल में अगर आप अपनी सोच आगे क्रम में रखेंगे तो चीज़ें अच्छी और आसान हो जाएंगी। समझ गए ना दोस्त? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो ये सवाल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो, जोड़ने के अगर मुद्दे को उठाया है तो एक बार घटाने वाला मुद्दा भी देख लेते हैं भाई। एग्जाम्पल अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलो भाई, एक आपको घटाने वाली घटना भी बता देते हैं कि घटाने वाला सवाल अगर आएगा तो कैसे करेंगे आप। देखो भाई, घटाने वाले सवाल में क्या करना है आप लोगों को, दिया गया है 14 36 20 54। 14 36 20 54 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि क्रम समानुपाती हो जाए, कि क्रम समानुपाती हो जाए। चलो भाई, ऑप्शन देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन आपके दिए गए 3 2 4 5। ए ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 5। चलिए भाई, देखते हैं आपको क्या बोला है भैया। ये घटाने की बात कर रहा है। चलो भाई, पहला ऑप्शन घटाओ। अगर ये देखो तो ये 11 हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। 11 33 मतलब 1 3। इसे घटाओगे ये 17 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। 17 3 51, ये भी 1 3। बस पहला ऑप्शन सही हो गया। समझ आया सर? मतलब अगर किसी ऑप्शन से आप देख रहे हैं, देख लीजिएगा, अगर 3 घटा रहे हैं तो 11 33 बन रहा है, और इसमें 3 घटा रहे हैं तो 17 और 51 बन रहा है। तो दोनों को सॉल्व करने पे 1 3 आएगा। तो इसका मतलब ये घटना कैसी है? समानुपाती घटना है। तो किस तरीके से ये सवाल आप लगाएंगे, समझ पा रहे हैं ना सर? ठीक, 2 सवाल तो इस तरीके के हो गए, और देखो 2 सवाल अलग कैटेगरी से भी पूछे जाते हैं, उनको भी ज़रा देख लीजिएगा। कोई चीज़ अधूरी ना रह जाए, सब कुछ पूरा ही करवा देंगे सर। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो आप लोग बच्चों इनको ऑप्शन से करेंगे, ताकि ये सवाल जल्दी से जल्दी आपके सॉल्व हो जाएं, कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलो भाई, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर यहाँ पर अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है भाई? लिखे हैं 21 और 17 के प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए। 21 अनुपात 17 के प्रत्येक पद में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि अनुपात क्या हो जाए भाई? 6:5 में हो जाए। ऑप्शन देख लो फटाफट। 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये ऑप्शन है। शुरू हो जाओ भाई। अगर आप 2 जोड़ोगे तो 23 बनेगा, और कट के 6 आ नहीं सकता जीवन में, पहला गलत हो गया। 3 जोड़ो 24 में 6 का चांस है, तो रिस्क ले लो भाई। 24:20 भाई, काटो। 4 6 24, 4 5 20, काम हो गया, सही हो गया। किस तरीके से ये सवाल आप एग्जाम में करोगे आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ। बहुत अच्छी तरीके से सारे पॉइंट समझते जाइएगा। तुरंत का तुरंत ऑप्शन देख के आंसर देना है, वहाँ पर समय बर्बादी बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। समय बहुत कम मिलता है परीक्षा में, और हमें सवाल बहुत करने होते हैं। ठीक है, फिलहाल ये क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, और देखते हैं आज का अंतिम सवाल क्या है। और आपका लगभग समय भी पूरा होने वाला है क्लास का। चलिए भाई, बहुत अच्छा है। आप लोग इस तरीके से अगर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। और विश्वास करिएगा सर, अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो आने वाले 4-5 महीने बाद आपका परिणाम बहुत बेहतर होगा। ठीक है,
लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ। देखो एक सवाल और दे रखा है 17:24 में से, बहुत अच्छा सवाल लिखा है, 17:24 में से प्रत्येक में कितना जोड़ा या घटाया जाए। देखो दोनों बातें कर दी, प्रत्येक में कितना जोड़ा या घटाया जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए, अनुपात 1:2 हो जाए। देखो वैसे वहाँ पे जब आप ऑप्शन देखोगे तो लिखेगा इतना जोड़ा जाए इतना घटाया जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ -5 +10, समझ रहे हैं ना, 5 घटाया जाए 10 जोड़ा जाए, +7 -10। तो यहाँ पर देखो चारों ऑप्शन आप समझ लीजिए, 5 घटाए 10 जोड़ें, 7 जोड़ें या 10 घटाएं, क्या होना चाहिए। तो चलो सर पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। भाई अगर 5 हम घटा देंगे तो ये 12 बन जाएगा। अब तुम इसमें 5 घटाओगे तो तुरंत ये 19 बन जाएगा। तो 12 19 से तो 1 2 नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन पूरी तरीके से क्या है, गलत है। 10 जोड़ने की बात कर रहा है, 10 जोड़ो तो दोस्त ये बन जाएगा 27, ठीक। 10 जोड़ोगे तो ये बन जाएगा कितना भाई 27, और 10 इसमें जोड़ोगे तो तुरंत ये कितना बन जाएगा आपका 34 बन जाएगा। मतलब इससे भी आप अगर देख रहे हो तो इससे भी किसी भी केस में आपका ऑप्शन 1:2 के अनुपात में नहीं जाने वाला, समझ रहे हो ना सर आप, ठीक है, बहुत अच्छा है। चलो भाई अगला देखते हैं। अगर हम इसमें 7 जोड़ें तो 7 जोड़ने पर दोस्त ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 24, और 7 इसमें जोड़ेंगे तो 7 जोड़ने पे ये बन जाएगा 31, मतलब ये भी नहीं बनेगा। चलो भाई यहाँ पर आखिरी ऑप्शन आपका 10 घटाने पे बात कर रहा है, तो 10 जैसे ही घटाओगे तो दोस्त 7 बनेगा, 10 इसमें घटाओगे तो 14 बनेगा। देखो कट के 1 2 आ रहा है, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट ऑप्शन सही है। तो किस तरीके से मेरे प्यारे साथियों आपको ये सवाल करने हैं, सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको सारे सवालों की अप्रोच क्लियर कर दी है। अब काम आपका रह गया है कि आपको प्रैक्टिस करनी है केवल। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे सवालों में आपको ये जितने भी सवालों के मैंने मेथड सिखाए हैं वो बहुत काम आएंगे। बस इसी तरीके से प्यार से आप लोग मेहनत करते जाइएगा सर, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर इस तरीके से पढ़ाई करते गए, एक एक क्रम से पढ़ते गए, तो आपकी क्लासों का लेवल बहुत अच्छा भी हो जाएगा और आपकी मैथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास अगले दिन आप लोगों को पढ़ाएंगे, फिर से कुछ नया आपके लिए आएंगे। और आपको कुछ ऐसा लगता है कि सर ने ये छोड़ दिया है या ये और बताना चाहिए या ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई है, बिल्कुल आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर आपको बार बार देता रहता हूँ, आज मैं फिर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कष्ट ना हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 8563048532, ठीक है। और कॉल करने के लिए आप इस नंबर पे 7007962495 पे हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत मज़ा आ रहा है, तो नए जो स्टूडेंट हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, फालतू के लोग नहीं, ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उनको आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं। उनसे बोल सकते हैं कि अगर आप हमारे सर से पढ़ते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है।